नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गोपाल राम गहमरी जी की का लघु उपन्यास गेरुआ बाबा का प्रथम अध्याय। सुपरिंटेंडेंट साहब है, ऑफिस में जा। ऑफिस में हाथ में एक लिफाफा लिए हुए एक लड़के ने पूछा। फिर भीतर से दाई का जवाब पाकर कहने लगा, किधर? ऑफिस है किधर? आमाद बौड़दा, ऑफिस नहीं जानता? बौड़म आदमी, कहती हुई एक दाई निकल आई। दाई आई तो थी अनखाई हुई, लेकिन सामने एक सुंदर लड़के को हाथ में चिट्ठी लिए देखकर हंसती हुई बोली, लाओ देखें किसका है। पढ़कर उसने लड़के को लिफाफा लौटा दिया और कहा, हाँ सुपरिंटेंडेंट साहब का ही है, ले जावा। वह देखो फाटक दिखलाई देता है, उसी में है ऑफिस, जाओ। लड़का बॉय मैसेंजर था, दौड़ता हुआ ऑफिस में गया। एक महाशय कुर्सी पर बैठे रजिस्टर उलट रहे थे। नमस्ते कहकर उसने चिट्ठी दी और जवाब में जो निकला उनके कंठ से बाहर नहीं हुआ था कि लड़के ने कहा, यहाँ क्या अभिवादन देने का दस्तूर नहीं है क्या? इस छोटे से लड़के का वज्र सा उल्हाना कुर्सी वाले को भेद गया। कहा, नमस्ते के जवाब से अधिक जरूरी तो तुझको चिट्ठी का जवाब चाहिए। जाओ जाओ उस कमरे में। लड़का चिट्ठी उठाकर यह कहता हुआ चला, हाँ तभी ना, मैंने तो समझा था कि आप ही सुपरिंटेंडेंट हैं। अरे जो सुपरिंटेंडेंट होगा वह अभिवादन को इस तरह लात नहीं मारेगा ना, तुम ताम ही रहे करेगा। बात यह है कि कुर्सी पर का बैठा हुआ ऑफिस का आदमी नहीं, शहर का था, जिसका कोई पहचान का आदमी उसी कुर्सी पर बैठकर काम करता था, लेकिन अभी तक वह आदमी नहीं आया था। इसी से वह अपनी पहचान वाले को कुर्सी पर बैठाकर उसकी राह देखता था। इस आदमी का अनोखा स्वभाव था। जब इसको कोई सलाम करता, आपसी सलाम करता था। जब कोई आदाब कहता तो आदाब भी करता, और कोई गुड बाय करता तो आप गुड बाय भी करता था। लेकिन जब कोई नमस्ते कहता तब यह कहता, हम नहीं समझते। लेकिन लड़के के नमस्ते कहने पर अपनी वह बात भी भूल गया और भीतर जाने का इशारा करके आप वहां से उठ खड़ा हुआ। जब लड़का भीतर जाकर एक बड़े कमरे में पहुंचा तो सामने ही एक गंभीर पुरुष को देखकर पूछा, सुपरिंटेंडेंट साहब कहाँ हैं? क्या काम है? चिट्ठी लाया हूं। किसकी है? लाओ। माथा नवाकर उसने चिट्ठी दी। झट उन्होंने खोलकर पढ़ा और उसी दम जवाब लिखा, आपको आदमी भेजा गया है। लड़का जवाब लेकर चला गया। शहर का नाम है अलकापुर। मेले ठेले और समय समय पर राजा प्रजा दोनों की वहाँ सेवा समिति सहायता देती थी और लोगों को उसके काम पर बड़ी श्रद्धा भक्ति भी थी। उसके मेंबरों की मुस्तैदी और परोपकार के कारण सब लोगों को उस समिति पर बड़ा विश्वास था। समिति में 2 आदमी ऐसे थे जो जासूसी का काम करते थे। इस कारण बड़े बड़े लोग अपने संगीन मामले पुलिस में रपट करके उसी सेवा समिति के हाथ में सौंपते और सफलता पाकर जी से प्रसन्न होते। उनके काम करने वालों को पुरस्कार देते थे। आज जो चिट्ठी आई वह भी इसी तरह की थी। उसमें इतना ही लिखा था कि आप अपने गेरुआ जासूस को फौरन भेजिए, बहुत ही जरूरी काम आ पड़ा है। समिति में एक विकट जासूस थे जो ऐसे ही भेद भरे गूढ़ मामलों में छोड़े जाते थे। वह सदा गेरुआ पहने रहते थे, इससे लोग उनको गेरुआ बाबा कहा करते थे। सुपरिटेंडेंट ने गेरुआ बाबा को बुलाकर वह चिट्ठी दे दी और लड़के को जवाब देकर विदा किया। इधर गेरुआ बाबा भी रवाना हो गए। जब वह चिट्ठी भेजने वाले मुरलीधर के दरवाजे पहुंचे तब देखा कि मुरलीधर शहर से बाहर सदर में रहते हैं। पता मिला कि नौकरी से पेंशन लेकर उन्होंने लंबे चौड़े मैदान में 3 महल का मकान बनाया। मकान के चारों ओर कोई 4 बीघे में एक सुंदर बाग भी लगवाया। बड़े हॉल के बगल वाले कमरे में एक सफेद संगमरमर के टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे एक महाशय मानो किसी की राह देखते हैं। उज्जवल गोरा बदन देखने से ही जान पड़ता कि कोई भाग्यवान आदमी है। उन्होंने पूछा, आप सेवा समिति से आए हैं? जी हाँ। तब आदर से बैठाकर कहने लगे, आपसे मैं एक अद्भुत घटना बयान करता हूँ, आप दया करके इसका पता लगाइए। आप सब आदि से अंत तक कह जाइए, मेरी एक लड़की है, उसका प्यारी नाम है। उसकी शादी 2 साल बीते सेठ दुर्गा प्रसाद के लड़के मूलचंद से कर चुका हूँ।
लड़की का वहां उसके गुणों से बड़ा आदर है। सास ने हीरे मोती के जड़ाऊ गहने बहुत भेजे थे। हीरे का एक जड़ाऊ हार, एक सिरबिंदी, एक जुड़ा कान का और एक नाक का गहना था। एक बड़ा हीरा जड़ा चूड़े का चंदवा, एक चंपाकली, सब मिलाकर 30,000 का माल था। उस शनिचर को ना जाने किस कुसाइत में यहाँ पहुंचा कि कल शुक्रवार को रात को सब गायब हो गए। गेरुआ, तो मुझे उन्हीं गहनों का पता लगाना है? जी हाँ, आपको अच्छी तरह खुश करूंगा। आप इन गहनों का पता लगा दीजिए। देखिए, ये गहने चढ़ाव के हैं। इनके नहीं मिलने से मेरी कितनी बदनामी होगी तो आप समझ ही सकते हैं। अब गेरुआ बाबा ने उन चोरी की गई चीजों का नाम, दाम, वजन, रंग सब अच्छी तरह ऐसा लिख लिया कि देखते ही पहचान सके। फिर मुरलीधर ने उनसे कहा, एक बात बड़े अचरज की है कि चोर गहनों का बॉक्स यहीं फेंक गया। उसको ये देखने से जान पड़ता है कि जोर करके वह खोला गया है। मैंने आदमियों को तो अच्छी तरह घुमा फिराकर हिला डुलाकर जांच लिया है, इनसे कुछ पता नहीं चलता। गेरुआ, चिंता नहीं। मुरलीधर, दो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी को मैंने अभी तक वह नहीं कही। कहिए। पहली बात तो यह है कि गहनों के बक्से के किनारे पर खून लगा था। मालूम हुआ कि जल्दी में खोलते समय बक्से का कोना खोलने से देह से लगने से खून निकला और मेरी लड़की की एक लौंडी जिसका नाम फेकनी है उसके हाथ में भी कट जाने का दाग है। और यह लौंडी अभी हमारे यहाँ नई आई है, इसके ऊपर जरा ख्याल रखना। लेकिन अगर उसी ने चुराया तो रंग ढंग से कुछ पहचानी नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि मेरी छोटी लड़की जो 9 बरस की है, आज यह एक हीरा मेरे पास लाई। यह कहकर मुरलीधर ने हीरा जासूस के आगे निकाल कर रख दिया। गेरुआ बाबा ने देखा तो बड़ा चमकदार और दामी हीरा है। आकार में छोटा होने पर चमक दमक से वह अंधियारे घर का उजियाला था। मुरलीधर, इसको वह कहती है कि लौंडी फेंकनी के कमरे में बक्से के नीचे मिला। यह उन्हीं गहनों में से एक में जड़ा था। मालूम होता है उसमें से उखाड़ लिया गया है। अच्छा, जिस कमरे में यह सब गहने थे उसको एक बार हम देखना चाहते हैं, गेरुआ बाबा बोले। अब मुरलीधर गेरुआ बाबा को प्यारी के कमरे में ले गए। उन्होंने कमरे को अच्छी तरह देखा। उनकी समझ में नहीं आया कि भीतर कैसे आदमी आया होगा, क्योंकि बाहर से ऊपर चढ़ने के लिए कुछ उपाय नहीं था। एक खिड़की से एक फुआरा 3-4 फीट की दूरी पर पानी फेंक रहा था, लेकिन वह बहुत पतला था और यहाँ तक कि बहुत बोझ भी नहीं ले सकता था। अगर कोई उस पर चढ़ता तो सब लिए दिए गिर जाता और कोई उपाय बाहर से ऊपर चढ़ने को नहीं था। सब देख सुनकर गेरुआ बाबा ने एक बार उन सब लोगों को देखने का इरादा किया जो उस घर में रहते थे। अब सब लोग बारी बारी से आने लगे। जासूस उनको कुछ कुछ पूछकर विदा करने लगे। इससे मुरलीधर की लड़की प्यारी को भी आना पड़ा। 2-4 बात ही गेरुआ बाबा ने उससे पूछी, लेकिन उतने में प्यारी का चेहरा फीका हो गया। उसने जासूस से कहा, मैं बहुत हैरान हूँ, कैसे क्या हुआ? देखिए, इस कमरे में एक ही तो दरवाजा है, इसके सिवाय जिस चाबी से यह बंद था वैसी चाबी भी किसी की नहीं। इसके जोड़ की चाबी नहीं है और चाबी मैं खास अपनी जेब में ही रखती हूँ। गेरुआ, आप जब रात के 8 बजे पीछे वाली दलान में गई तब आपके गहनों का बक्सा कपड़ों के बक्सों के ऊपर ही था? प्यारी, हाँ। इतना सुनने पर गेरुआ बाबा ने दीवार को अच्छी तरह नीचे ऊपर देखा कि क्या जाने को कोई चोर दरवाजा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। ना छत में ही ऐसा कहीं रोशनदान या छेद मिला जिससे बाहर का आदमी भीतर आ सके। यह सब अच्छी तरह देख चुकने के बाद फेकनी लौंडी उनके सामने आई। वह पश्चिमी हिंदुस्तान की रहने वाली थी। उसका चेहरा घूरकर जासूस ने कहा, यह तो बतलाओ कि जब रात को गहनों का बक्सा चोरी गया, इससे पहले ही तुम्हारे हाथ में यह जख्म था या पीछे हुआ? सुनते ही फेंकनी का रंग उतर गया। वह कुछ सेकंड तक गेरुआ का मुंह ताकती रह गई। फिर उन्होंने पूछा, जख्म होने और खून गिरने की बात याद है या नहीं? याद क्यों नहीं है साहब? और गहनों के बक्से पर भी खून गिरा? अच्छा बताओ, तुम्हारे खून हाथ पर यह खून कैसे लगा? एक आलपिन के गड़ जाने से खून निकला। इतने में मुरलीधर के मुंह से निकला, बेतहाशा, अरे तू निकल गया। गेरुआ बाबा ने रोक दिया और आप लौंडी का हाथ उलट पुलट कर देखने लगे। मालूम हुआ कि एक जख्म है और वह आलपिन या सुई की पतली चीज से नहीं हो सकता। अब गेरुआ बाबा ने वह हीरा दिखाकर पूछा, अच्छा, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बक्से के नीचे ये कैसे गया? लौंडी ने अचकचाकर कई सेकंड तक वह हीरा देखा, फिर चकित हो गई। आपने इसको मेरी कोठरी में पाया? इस समय उसका चेहरा देखकर कुछ और अटकल तो नहीं लगाया जा सका।
उन्होंने जवाब में कहा, हाँ। अब तो लौंडी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर जासूस से विनती करने लगी, देखिए साहब, आपकी बातों से मालूम देता है कि मुझे ही आप चोर समझ रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले में बेकसूर हूँ। जिसकी कहिए कसम खाकर कह सकती हूँ मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। बाबूई का कहना किस बक्से में वहाँ रखा रहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम हो तो उसे बचाऊंगी कि ऐसी नमक हरामी करूंगी हमारी दोनों आंखें फूट जाएं जो हमको कुछ भी मालूम हो। प्यारी बाई भी उसी कमरे में मौजूद थी। लौंडी की ओर होकर बोली, नहीं लौंडी, पर मेरा पूरा विश्वास है कि वह उस घर में जाएगी कैसे, ताला बंद था। यह कह के कि चाबी की नकल उसने बनवा ली थी तो वह बात भी नहीं है। जासूस ने चाबी मांग कर देखी तो वह एक नए ढंग की थी। जब तक उसकी छाप मोम से लेकर दूसरी नकल न तैयार की जाए तब तक ताला हरगिज नहीं खुल सकता। जब लौंडी की पूछताछ हो चुकी उस कमरे में और सब लोग विदा कर दिए गए। जासूस ने कहा, गहनों को बरामद करना और चोर को पकड़ना दो काम है और दोनों के लिए समय की जरूरत है, और यह घटना ऐसी है कि जल्दी पता लगने का आसरा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि घर का कोई आदमी घटना का हाल कहीं किसी पर जाहिर ना करे, अखबार वगैरह में भी खबर ना छपे। आप इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, फेंकनी को आपने कैसा पाया? मुरलीधर ने पूछा। गिरवा, वह तो हमको बेगुनाह मालूम देती है। आप ऐसा क्यों समझते हैं? गिरवा, मुझे तो ऐसा ही मालूम देता है। खैर अब मैं जाता हूँ, जब जरूरत होगी आपसे मिलूंगा। यही कहकर जब गेरुआ बाबा बाहर निकले तो बगल के एक कमरे से एक बुढ़िया सामने आई और जासूस को इशारे से बुला ले गई। उसने उसके घर जब गेरुआ बाबा जाकर बैठे तो उसने पूछा, आपको फेकनी से बातचीत की है? हाँ, पूछ लिया जो कुछ पूछना था। बुढ़िया, तो जवाब पाकर आपने उसको कैसा समझा? मुझे तो बेकसूर लगती है। बुढ़िया, तब गहने से वह हीरा कैसे गिरकर उसकी कोठरी में जा पड़ा? गेरुआ, आपको हीरे की बात पहले से मालूम है? मैं इसी हीरे की बात नहीं साहब, बहुत सी बातें जानती हूँ, किसी से कहा नहीं। आपको गंभीर आदमी देखकर कहती हूँ, क्योंकि यह सब बातें पहले से जाहिर हो जाने पर असल चोर खबरदार हो जाएगा और माल भी ना मिलेगा। उस शनिचर की रात बड़ी भयावनी थी। फेकनी उस अंधेरे में किसी मर्द से बातें करती थी, जरा दूर थी, इससे मैं सब बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मर्द की दो एक बातें कान में सुनने में आई। वह कहता रहा कि प्यारी की कौन खिड़की बागीचे की ओर खुली है। इसके बाद कुछ देर तक बुढ़िया चुप रही। गेरुआ बाबा ने कहा, सब बातें कहो, रुकती क्यों हो? बुढ़िया बोली, उसके बाद की बातें समझ में ठीक से नहीं आई, लेकिन एक और मामला मैं बतलाती हूँ जिससे मालूम हुआ कि दोनों किस गरज से वहां अंधेरे में मिले थे। वह बात यह है कि कल जब पहर रात बाकी थी तो बगीचे के किनारे किसी की आहट मिली। मालूम हुआ कोई तेजी से दौड़ा जाता है। फिर साए साए फुसफुस सुनाई दिया। इतना मैंने बहुत धीरे धीरे सुना। तब अंत में यही हुआ कि जान नहीं बचेगी। उसके बाद ही मैंने देखा कि एक आदमी किनारे किनारे दौड़ा जाता है। बादल हट गए थे, अंधियारे पाक की दशमी का चांद निकल आया था। उसी उजियाले में मैंने उस मर्द को दौड़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। वह बागीचे के फाटक की ओर गया था। उसका एक हाथ छाती पर था जिसमें एक चमकता हुआ जड़ाऊ जेवर था। मैंने चांदनी में उसकी चमक देखी थी। गहना बड़ा कीमती था, इसमें संदेह नहीं। गेरुआ, अच्छा, उस आदमी को आप पहचानती हैं या नहीं? पहचानती क्यों नहीं, वह थे मूलचंद मुरली ही, बाबू के दामाद। हैं? गेरुआ बोला, प्यारी के मालिक ही थे? हाँ हाँ, वही थे, वही गहना लिए जा रहे थे। हाँ हाँ, और गहना प्यारी बाई का ही था। मैं सब गहना पहचानती हूँ, बुढ़िया ने कहा। गेरुआ, तो क्या आप समझते हैं कि दामादी ने यह काम किया? मोह को समझने में से कुछ मतलब नहीं ना। मैं कभी उसको जानती कि ऐसा है, लेकिन जो आंखों से देखने में आया वही आपसे कह दिया। चोर साहू आप जाने। जब गेरुआ बाबा ने बुढ़िया से यह सुना कि घटना आधी रात के बाद हुई है, तब दो चार जरूरी बातें पूछने के लिए फिर प्यारी के पास लौट आए। देखा पीछे पीछे वह बुढ़िया भी धीरे धीरे चली आ रही है। जब प्यारी के सामने पहुंचे, देखा तो वह उदास आंखों से ताक रही है, चेहरा सकपकाया हुआ। गेरुआ बाबा ने पूछा, अच्छा, पाहुन मूलचंद जी कब यहाँ आए? कल सूरज डूबने पर, प्यारी ने कहा। और कब तक यहाँ रुके? रात भर तो ठहरे रहे ना? प्यारी, ना ना, कल ही रात के 10 बजे चले गए। कहते थे जल्दी विदेश जाने की साइत है।
और उनके जाने पर कि कितनी देर पीछे आपके गहने चोरी गए? प्यारी, जब वह चले गए तब मैं नीचे आई और थोड़ी देर पीछे ऊपर गई, देखा तो गहने नहीं है। जब आप संध्या को कल नीचे गई थी तब गहना था, इसमें तो कुछ संदेह नहीं ना? गेरुआ बाबा ने पूछा। प्यारी, नहीं, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं। गेरुआ, आपने अपने कमरे से खिड़की की राह बगीचे में देखा था? कोई आदमी था? प्यारी, मैं तो साहब खिड़की की ओर नहीं गई, ना किसी को देखा। अच्छा, आपके गहने मूलचंद ने देखे थे? हाँ, देखे थे, और यह भी कहा था कि बहुत दामी है। आप गेरुआ बाबा वहां से बाहर निकले, लेकिन आसपास अच्छी तरह उन्होंने जांचा, चारों ओर बगीचे में भी घूमे। यह भी देखा कि चार दीवारी में किधर किधर को दरवाजे हैं, लेकिन किसी को उनकी जांच की कुछ खबर नहीं हुई। यह सब देखकर गेरुआ जासूस सदर सड़क पर जब पहुंचे तो देखा फेकनी बगीचे के फाटक से निकलकर तेजी से सड़क पार कर रही। मालूम हुआ कोई चीज छाती पर रखे है, लेकिन बड़ी ही सावधानी से छिपाए जा रही है। एक बार उसने वहां हाथ रखकर देखा कि है या नहीं, फिर बेफिक्र होकर चलने लगी। गेरुआ बाबा भी झपटकर उसके पास पहुंचे और रुक कर कहा, सुन तो फेकनी, सुन तो। अरे, आप इधर कहाँ से? कहकर फेकनी खड़ी हो गई। जासूस ने कहा, यह चोली के नीचे चिट्ठी किसके रखी है? चिट्ठी? कहाँ? मैं काहे की चिट्ठी रखूं? मुझको कौन काम है? चालाकी मत कर फेकनी, दिखा किसकी चिट्ठी है, यह दिखाए जाने नहीं पावेगी। फेकनी फिर धीरे से बोली, अरे कऊ की छिपी चिट्ठी हो तब? अच्छा, क्या लिखा है? किसने लिखा है? कऊ लिखे है होगा ना, बता तो कौन भेजा है? अरे यह सब तो घरुआ बातें हैं, फेकनी ने कहा। बतलाती है सीधी तरह से कि नहीं? फेकनी, बबुई की है। किसको लिखा है? आप सब पूछ लेंगे। बोल, किसको देने जाती थी? अपनी सासरे को लिखिन है। अच्छा, देखे तो क्या लिखा है? अब फेकनी सक पकाई। गेरुआ ने कहा, इधर उधर मत कर, दे सीधे तरह से, जानती है हमका नहीं। फेकनी, जानने की बात नहीं, लेकिन कऊ के भीतर की बात आप काहे वास्ते देखने को चाहते हैं? बस सीधे देती है या हवालत जाकर बोलेगी? हाथ जोड़कर फेकनी बोली, ना हुजूर, बबोई से कसम करके आई, नहीं तो दिखा देती। गेरुआ, अरे सीधे देती है या हवालत चल कर देगी? अच्छा चल, तेरे कपड़े उतारे जाएंगे तब देगी। भल मानस साहत का जमाना ही नहीं है। जब फेकनी ने देखा कि इन देवता से नहीं बच सकती तब लाचार होकर दे दिया। जासूस ने देखा उस पर मूलचंद का नाम लिखा है, छठ उसे जेब में रखा और कहा, देख फेकनी, किसी से यह मत कहना, थोड़ी देर बाद ठीक समय पर जाना और कहना चिट्ठी दे आई। अचकचाकर फेकनी बोली, अरे इतना झूठ? बबुई से सब झूठ जाकर कहूंगी? नहीं कहेगी तो हवालात में बंद होगी। बाप रे बाप, हवालात? कहकर फेकनी चौंक उठी। गेरुआ बाबा ने कहा, नहीं तो कहता हूँ सो सुन, और जा, जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो जेल में भेज दूंगा। तो समझती है कि नहीं? यही कहकर जासूस ने लिफाफा खोला। उसमें यूं लिखा था, प्यारे, आप तो विदेश जाने वाले हैं, उसमें देर न कीजिए, चल दीजिए। जिन चीज़ों को देखकर आपने खुशी जाहिर की थी उनकी बात क्या कहूँ, मेरा तो सर्वनाश हो गया। आपको बागीचे से जाती बेर देखा था, सब जानती हूँ, लेकिन अपने अभाग्य की बात क्या लिखूं? जो होना सा था वो हो गया। आप ही की प्यारी। चिट्ठी पढ़कर जासूस ने समझ लिया कि जिसको प्यारे लिखा गया है उसको बड़ी चालाकी से खबरदार किया गया है। तो क्या मूलचंद ने ही यह कुकर्म किया? क्या बात है, मूलचंद तो बड़े भले घर का लड़का है, चाल चलन में खराबी की बात अभी तक नहीं सुनी गई। फिर ऐसा आदमी अपनी स्त्री के गहने क्यों चुरा लेगा? लेकिन परदेश जाना है, इसके खर्च के लिए तो कुछ दरकार हो, तो इतना दामी माल की क्या जरूरत है? इसके सिवाय प्यारी ने उनको बागीचे से होकर जाते देखा है, जानती सब है, लेकिन कुछ किसी से जाहिर नहीं करती। जान पड़ता है पति की फजीयत और बेइज्जती से डरती है, सोचती है जिसको पति के सिवाय जगत में दूसरी गति ही नहीं, वह स्वामी का दोष कैसे जाहिर करेगी। खैर, अब देखना है आगे कौन कैसा उतरता है। ऐसी लिखावट को पाकर हाथ से खोना ठीक नहीं। अब वहां से गेरुआ बाबा अपने ऑफिस की ओर चले। वहां पहुंचते ही सेवा समिति के सुप्रिंटेंडेंट अवधेश नारायण से भेंट हो गई। अलग एकांत में ले जाकर सब हाल उनसे आदि से अंत तक कह दिया। अवधेश नारायण ने देखा मामला साधारण है, चोर पकड़ने का काम है, इस कारण इसमें गेरुआ बाबा का ही अकेले काम है। यही सोचकर उन्होंने कहा, तो इसमें तो आप ही सब कर डालेंगे, कहिए आपको किस पर संदेह है? गेरुआ, ढंग से तो जान पड़ता है उसी मूलचंद का यह सब काम है। और फेकनी, फेकनी को आप इसमें नहीं समझते?
गेरुआ: हाँ, उसको तो मैं बेदाग देखता हूँ, लेकिन उसके हाथ का जख्म देखकर मैंने उस पर भी नजर रखने का ठीक प्रबंध कर दिया है। सुपरिंटेंडेंट: ठीक है, आप जो कार्रवाई उचित समझते हैं कीजिए, इसके लिए और किसी की कुछ जरूरत नहीं। अगर कभी काम पड़े तो फौरन कहिएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहने देना चाहता हूँ, मुरलीधर के पहले का हाल इस मामले में दरकार होगा। इस कारण याद रखिए कि 10 वर्ष में उनकी स्त्री मर चुकी है। वह उनकी प्यारी स्त्री थी, उनको यह बहुत मानते थे, यहाँ तक कि दुलार का फल बुरा हुआ और इनके मित्रों में से एक के साथ में निकल गई। उस समय वह गर्भिणी थी। नाम था उसका देवी बाला। कुछ दिन तक देवी बाला का पता नहीं लगा। एक बार अपने पेट से जन्मे हुए एक लड़के की बात उन्होंने मुरली बाबू को लिखी थी। मुरली ने उस लड़के को लाने वाले के लिए बहुत इनाम देने का लोभ देकर ढिंढोरा पिटवाया था, लेकिन कहीं उसके लड़के या उसकी माँ का फिर पता नहीं चला। यहाँ भी उन्होंने अपना निवेदन पत्र भेजा था। उसके बाद 2 साल हुए, उन्होंने अपनी प्यारी बाई का विवाह किया। ब्याह किसी भले घर के पात्र से किया, लेकिन ब्याह के थोड़े ही दिन पीछे उनकी समधिन का भी देहांत हो गया। अब घर का वही लड़का बेमाथे का मालिक हुआ। बाप ने रुपया पैदा किया था, लेकिन एक तो इकलौता लड़का पिता के आदर दुलार से दिमाग आसमान पर चढ़ा गया। इस कारण जो कुछ बाप छोड़ गए थे उससे चलना कठिन हुआ। खाली खाना पहनना तो किसी तरह चल भी सकता था, लेकिन बेटा अपना विलास घटाता नहीं था। यह सुना था कि इधर का हाल नहीं जानता। इतना और मालूम नहीं कि उसकी कोई नौकरी लगी है या लगने वाली है। मुरलीधर भले आदमी हैं, बात छोड़ धनिकों में उनकी गिनती नहीं, लेकिन मिजाज उनका कड़वा है, और वह कड़वाहट इसलिए कि उनका हाथ तंग हो चला है। इतनी बातें जानने लायक है, इसलिए कह दिया। ऑफिस से बाहर आकर गेरुआ बाबा ने यह मन में ठीक किया कि कैसे कौन सूद धरकर चलना चाहिए। इधर उधर खोज करके गेरुआ बाबा ने पता पाया कि मूलचंद फिशिंग रिक्वेस्टीज कंपनी के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन तलब कम है, काम नहीं चलता। इस कारण दूसरी अच्छी नौकरी की खोज में है। लाहौर में एक नातीदार अच्छे दर्जे पर है, उनके वसीले में उन्हें एक नौकरी मिलने वाली है। इसी से जल्द लाहौर जाने वाले हैं। अपने शहर में थोड़ी तलब से भी इसलिए नौकरी कबूल की थी कि घर पर रहेंगे, दिन भर काम करके थके मांदे घर तो पहुंचेंगे, लेकिन जब संग चूहेड़े और चिबिलियों के साथ उतने रुपए से निभा नहीं देगा, तब बाहर जाने की सूझी। पहले यह भी समझा था कि धन कुबेर के यहाँ ब्याह हुआ है, वहां से भी कुछ मिला करेगा, लेकिन उधर तो आप ही हाथ तंग हो रहा था। इस कारण सब ओर से निराश होकर नातेदार के जरिए पश्चिम जाने की तैयारी करने लगे।